अस्सलाम स्टूडेंट्स, सेकेंडरी बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 16 लेक्चर नंबर 3 और हमारा आज का टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है। आपको प्राइमरी ग्रोथ का पता होना चाहिए। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ एन इंक्रीज इन प्लांट्स लेंथ ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम्स इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। तो यहाँ पे आपको तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है। इंक्रीज इन लेंथ, प्लांट की लेंथ में जो इंक्रीज होगा किसकी वजह से? मेरिस्टेम्स की वजह से। और फिर इसको बोला क्या जाएगा? प्राइमरी ग्रोथ इसको बोला जाएगा। मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आप लोगों ने पढ़े हुए हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, जो कि डिवाइड होने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, और ये कौन से मेरिस्टेम्स हैं? ये एपिकल मेरिस्टेम्स हैं। एपिकल मेरिस्टेम फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे, ये हम बात कर ली, ये प्लांट है, ये उसका शूट और ये उसकी रूट। ठीक है, तो शूट की टिप्स पे या आप कह सकते हैं एपिक्स पे, और ऐसे ही रूट एपिक्स पे एपिकल मेरिस्टेम मौजूद होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम टिप्स पे मौजूद होते हैं, ऊपर वाली साइड पे और नीचे वाली साइड पे। जब ये डिवाइड होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम्स डिवाइड होते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये इंक्रीज कर देते हैं प्लांट्स लेंथ। रूट नीचे वाली साइड पे बढ़ जाती है और शूट ऊपर वाली साइड पे बढ़ जाती है। तो प्लांट की लेंथ में जो इंक्रीज होगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के डिवीजन की वजह से, उसका हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। ये तो होगी प्राइमरी ग्रोथ। उसके बाद आपको पता होना चाहिए है प्राइमरी टिश्यूज का। ठीक है, टिश्यूज फॉर्म्ड विद इन प्लांट्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइमरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ के नतीजे में जो प्लांट के अंदर टिश्यूज बन रहे हैं, नए टिश्यूज बन रहे हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी टिश्यूज। जैसे कि प्राइमरी जाइलम बनेगा, प्राइमरी फ्लोएम बनेगा, जो सबसे स्टार्ट में इनिशियली बनेंगे जब, तो सारी बात है प्राइमरी जाइलम बनेगा, प्राइमरी फ्लोएम बनेगा। क्योंकि जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है और उस डेवलपमेंट के दौरान जब प्राइमरी ग्रोथ होती है, उस प्राइमरी ग्रोथ के दौरान बनने वाले टिश्यूज को हम बोलते हैं प्राइमरी टिश्यूज। तो इनको एम्ब्रियोनिक टिश्यूज भी कहा जाता है। एम्ब्रियोनिक टिश्यूज भी इनको कहा जाता है। ये आपने याद रखना है कि प्राइमरी टिश्यूज आर आल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक टिश्यूज। और ये बनते कब हैं? प्राइमरी ग्रोथ के दौरान या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये बनते हैं। एग्जांपल में आप कह सकते हैं प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा आज का मेन टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ को। एन इंक्रीज इन प्लांट विड्थ और विड्थ। जैसे आपको पता है कि प्लांट सिर्फ लेंथ वाइज नहीं बढ़ते बल्कि इनकी मोटाई भी बढ़ती है। ठीक है, तो वो जो मोटाई में जो इजाफा होगा विड्थ को कहते हैं, मोटाई को कहते हैं, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेम्स। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से, जैसे एपिकल मेरिस्टेम की वजह से लेंथ बढ़ी थी, ऐसे लेटरल मतलब साइडों वाले वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो साइडों पे होंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या रखते हैं, ये स्टेम है, प्लांट है एक, तो ये इसकी साइड पे हम इससे बना देते हैं ये लेटरल मेरिस्टेम। अब लेटरल मेरिस्टेम, चूंकि मेरिस्टेम हमने पढ़ा है ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनका बिल्कुल डिवाइड, जो डिवाइड हो सकते हैं। तो ये जब डिवाइड होंगे तो ऐसे साइडों पे नए टिश्यूज बनते जाएंगे। जब नए टिश्यूज बनते जाएंगे तो आप देख सकते हैं क्या होगी? प्लांट्स की विड्थ बढ़ जाएगी। तो प्लांट्स की जो विड्थ बढ़ती है उस ग्रोथ को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है जी, देखिए एन इंक्रीज इन प्लांट्स विड्थ और विड्थ ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से, लेटरल मेरिस्टेम में दो किस्म के टिश्यूज आ जाते हैं, जिसमें है वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्ड कैम्बियम। तो ये भी हम देखेंगे कैसे वेस्कुलर कैम्बियम से और कॉर्ड कैम्बियम से कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इस कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। इनिशिएशन
ठीक है जी। अब हम देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट कब होती है। ठीक है, तो जारी बात है, आपको पता है कि अगर हम प्लांट्स को देखते हैं तो प्लांट्स पहले जब वो सॉफ्ट और नॉन वुडी होते हैं तो पहले उनकी लेंथ इंक्रीज होती है और फिर उसके बाद क्या होता है, उनकी विड्थ इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि प्राइमरी ग्रोथ के बाद सेकेंडरी ग्रोथ होती है। देखिए जी, स्टेम एंड रूट बिगिन टू थिकन आफ्टर एपिकल मेरिस्टेम्स हैव प्रोड्यूस्ड प्राइमरी टिश्यूज और एम्ब्रियोनिक टिश्यूज। तो एपिकल मेरिस्टेम्स के प्राइमरी टिश्यूज और एम्ब्रियोनिक टिश्यूज प्रोड्यूस करने के बाद सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यानी कि प्राइमरी ग्रोथ के बाद सेकेंडरी ग्रोथ होती है। मोर एविडेंट, ठीक है, वो कौन से एविडेंसेस हैं जिनसे हमें पता चल सके कि प्लांट्स में प्राइमरी ग्रोथ के बाद सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। ठीक है, तो उसमें देखिए आप, रिजल्ट ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ इज सीन इन वुडी पेरिनियल प्लांट्स। पेरिनियल प्लांट्स जैसे आप देखिए गंदम का अगर पौधा है या मकई का पौधा है, तो ये ऐसे पौधे हैं जो कि एक साल में या एक सीज़न में अपने फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, अपने फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, देन उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे कई प्लांट्स 2 साल में ऐसा करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये एक साल वाले को हम बोलेंगे एनुअल प्लांट्स, 2 साल में जो अपने फ्रूट प्रोड्यूस करके जिनकी डेथ हो जाए वो बाई एनुअल हो गए। तो ऐसे कई प्लांट्स आपको नज़र आएंगे जो कि वुडी प्लांट्स हैं, जैसे आप कह लें मैंगो प्लांट है, एप्पल प्लांट है, वो साल पर साल अपने फ्रूट प्रोड्यूस करते रहते हैं, हर साल फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनकी डेथ नहीं होती। ठीक है, उनको हम बोलते हैं पेरिनियल प्लांट्स, तो यानी कि जो साल हर साल तक अपने फ्रूट प्रोड्यूस करते रहें, तो वो पेरिनियल प्लांट्स में आप देख सकते हैं। ट्रीज, जैसे आपको मैंगो प्लांट बताया है, आपको एप्पल प्लांट बताया है, ऐसे श्रब्स आप झाड़ियों में देख सकते हैं। ठीक है, सदाबहार जो होती हैं ये, तो उनके भी स्टेम मोटे हो जाते हैं पहले की निस्बत, और उसके बाद वाइन, ठीक है, ऐसी मोटी वुडी बेलें, उनमें भी देखा जा सकता है कि स्टेम क्या होता जाता है, उनका स्टेम मोटा होता जाता है। तो जिससे हम ये कह सकते हैं कि पेरिनियल प्लांट्स में, ट्रीज में, श्रब्स में और वाइन्स में सेकेंडरी ग्रोथ को देखा जा सकता है, ये विजिबल होती है उनमें। अकरेंस, सेकेंडरी ग्रोथ होती कैसे है, कहाँ पे होती है, किस तरीके से होती है? तो अकर्स ड्यू टू डिवीजन इन सेल डिवीजन इन वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम में डिवीजन की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। वेस्कुलर कैम्बियम क्या है? ठीक है जी, वेस्कुलर कैम्बियम फर्स्ट अपीयर्स एज अ सिलेंडर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स के तौर पे ये बनते हैं वेस्कुलर कैम्बियम बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, ये स्टेम आप कह लेंगे बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है। ये इसका प्राइमरी जाइलम बाहर वाली साइड पे, अंदर वाली साइड पे ये प्राइमरी अंदर वाली साइड पे प्राइमरी जाइलम और बाहर वाली साइड पे प्राइमरी फ्लोएम। उसके दरमियान में क्या बना? वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? वेस्कुलर कैम्बियम क्या करता है? वेस्कुलर कैम्बियम डिवाइड करता है। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम की डिवीजन से नए सेल्स बनेंगे अंदर वाली साइड पे जो कि जाइलम के होंगे और बाहर वाली साइड पे फ्लोएम के बनेंगे। जैसे आप इस स्टेम में देख सकते हैं, ये वेस्कुलर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम ने डिवाइड होकर अंदर वाली साइड पे ये नई लेयर बना दी जाइलम की और बाहर वाली साइड पे नई लेयर बना दी फ्लोएम की। तो अब इसको हम बोलेंगे, जो अंदर वाली साइड पे बने हैं ये सेकेंडरी जाइलम होंगे, ठीक है, और जो बाहर वाली साइड पे बने हैं वो सेकेंडरी फ्लोएम होंगे। देखिए, वेस्कुलर कैम्बियम गिव राइज टू न्यू टिश्यू। वेस्कुलर कैम्बियम फिर नए टिश्यू बनाती है। ठीक, सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम। जब वेस्कुलर कैम्बियम डिवाइड होगी तो प्राइमरी जाइलम की बाहर वाली साइड पे नई लेयर बन जाएगी जाइलम की, उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, जबकि प्राइमरी फ्लोएम के अंदर वाली साइड पे नई लेयर बन जाएगी, उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बन जाते हैं। आउटसाइड ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर वाली साइड पे, सॉरी यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम और बाहर वाली साइड पे क्या बन गई? सेकेंडरी फ्लोएम। और वेस्कुलर कैम्बियम डिवाइड होकर अंदर वाली साइड पे
नए वेस्कुलर नए जाइलम टिश्यू बनाती है। तो इनसाइड ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम अंदर वाली साइड पे जाइलम बनाएगी। तो काज मोस्ट ऑफ थिकनेस ऑफ स्टेम की ज़्यादातर जो थिकनेस होती है वो जाइलम की वजह से होती है, यानी कि बड़े सेल्स जो होते हैं वो जाइलम के होते हैं। जाइलम ज़्यादा बनता है अंदर वाली साइड पे और फ्लोएम वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर वाली साइड पे बनेगा वो थोड़ा बनेगा। तो ऐसे ही क्या होता है, हर साल में इसी तरीके से बार बार डिवाइड होके अंदर वाली साइड पे वेस्कुलर कैम्बियम के जाइलम और बाहर वाली साइड पे फ्लोएम बनते जाते हैं और स्टेम क्या होता जाएगा, थिक होता जाएगा। तो ये वेस्कुलर कैम्बियम से थिकनेस इंक्रीज हुई। उसके बाद चूंकि दूसरी टाइप है कॉर्क कैम्बियम, टाइप ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम प्रोड्यूस। ठीक है, ये भी लेटरल मेरिस्टेम की टाइप है जो कि प्रोड्यूस करेगी। नंबर 1 कॉर्क प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, आप देखिए कि वेस्कुलर कॉर्क कैम्बियम होती कहाँ पे है, हम ये कह लेते हैं कि कॉर्क कैम्बियम मौजूद है, इससे भी इससे छोटा लेते हैं, ये यहाँ पे कॉर्टेक्स के बिल्कुल साथ अंदर वाली साइड पे। ठीक है, ये कॉर्क कैम्बियम है। अब कॉर्क कैम्बियम जब डिवाइड होती है इस तरीके से एपिडर्मिस के बाहर वाली साइड पे क्या प्रोड्यूस कर देती है, कॉर्क प्रोड्यूस कर देती है। कॉर्क ऑन द सरफेस ऑफ स्टेम, स्टेम की सरफेस पे एपिडर्मिस के बाहर वाली साइड पे कॉर्क प्रोड्यूस कर दी है। इसमें ये क्या प्रोड्यूस कर दी है, कॉर्क प्रोड्यूस। ठीक है, और अंदर वाली साइड पे जो कि एपिडर्मिस के अंदर यहाँ पे क्या मौजूद होते हैं, कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स में ये सेल्स की लेयर प्रोड्यूस करती है, उसे बोलते हैं फेलोडर्म। क्या प्रोड्यूस करेगी यहाँ पे, ये फेलोडर्म इन कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में सेल्स की लेयर को प्रोड्यूस करती है, उसे बोलते हैं फेलोडर्म। तो इस तरीके से ये भी क्या करती है, काज इंक्रीज थिकनेस ऑफ प्लांट। लेकिन असल इंक्रीज किसकी वजह से होता है, वो वेस्कुलर कैम्बियम में जो जाइलम की लेयर्स प्रोड्यूस हुई थी उनकी वजह से होता है। सिग्निफिकेंस, अब हम इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो सबसे पहले दी फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स बनती है ईयर आफ्टर ईयर, वुडी स्टेम गेट्स थिकर एंड थिकर। तो साल ब साल वुडी स्टेम क्या होता जाता है, वो मोटा होता जाता है। एज वुडी स्टेम प्रोड्यूस लेयर्स ऑफ जाइलम्स अपॉन ईच अदर। ठीक है, क्योंकि क्या होता है वुडी स्टेम में हर जाइलम की लेयर्स बनती जाती हैं एक दूसरे के ऊपर ऐसे। ठीक है, तो जैसे जैसे लेयर बनती जाएंगी जाइलम की वो उतना ही मोटा होता जाएगा। विजिबल एज रिंग्स। ठीक है, जाइलम की जो रिंग्स बनती हैं, जो जाइलम की लेयर्स बनती हैं, उसको हम रिंग्स की फॉर्म में देख सकते हैं। उसको बोला जाता है ग्रोथ रिंग। जाइलम की रिंग्स बनेगी, हर साल जाइलम की रिंग बनेगी, उसे बोला जाएगा ग्रोथ रिंग। फॉर्म्ड इन 1 ईयर, एक रिंग एक साल में बनती है। ठीक है जी, तो काउंट ऑफ रिंग। अब इसका फायदा हमें ये होता है कि जो ग्रोथ रिंग होती है, आपने देखा कि साइंटिस्ट बॉटनिस्ट बताते हैं कि प्लांट की इतनी एज है। ठीक है, तो चूंकि हमने अभी पढ़ा कि एक रिंग एक साल में बनती है, तो वो उसकी रिंग्स को काउंट करते हैं, जितनी रिंग्स होंगी वो बता देते हैं कि इस प्लांट की इतनी एज है। तो एक तो ये हमें फायदा हो गया, इंडिकेट द एज ऑफ प्लांट, कि इन ग्रोथ रिंग से प्लांट की एज को इंडिकेट हम कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा की फॉर्मेशन ऑफ द सैपवुड एंड हार्टवुड। सैपवुड कैसे बनती है और हार्टवुड कैसे बनती है। ठीक है, उसके लिए देखिए कि आप पहले ज़रा, तो चूंकि अंदर वाली साइड पे क्या होते हैं, जाइलम होते हैं। ठीक है, अब जाइलम में ये जो इसकी अंदर वाली जाइलम की रिंग्स हैं, जब ये पुरानी हो जाती हैं तो ये अपना फंक्शन, चूंकि जाइलम का फंक्शन क्या था, जाइलम का फंक्शन था कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ सैप फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर। एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ जाइलम में क्या करनी होती है, कंडक्शन करनी होती है। उसके अलावा ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जाइलम सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब होता क्या है कि जाइलम की जो बाहर वाली चंद लेयर्स होती हैं तो वो तो एक्टिव रहती हैं और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती रहती हैं, सैप को ट्रांसपोर्ट करती रहती हैं।
फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर। तो वो जो बाहर वाली एक्टिव रिंग्स होगी उनको हम बोलते हैं सैप वुड, ठीक है। जबकि अंदर वाली जो लेयर्स हैं जाइलम की वो डेड हो जाती हैं, ठीक है। जैसे जैसे वो पुरानी हो जाती हैं तो वो डेड हो जाती हैं अंदर वाली, उसको हम बोलते हैं हार्ड वुड, और वो अपना कंडक्शन का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। फिर वो क्या करती हैं, तो बहुत सारे केमिकल उनके अंदर स्टोर होते हैं। देखिए सैपवुड एज टी ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे दरख्त पुराना होता जाता है, आउटर एंड यंगर पोर्शन ऑफ फ्यू रिंग्स, तो बाहर वाली रिंग्स का कुछ पोर्शन जो है, बाहर वाली रिंग्स जो हैं रिमेन एक्टिव, वो एक्टिव रहती हैं, ठीक है जी। जबकि हार्डवुड की हम बात करें, इनएक्टिव एंड नॉन कंडक्टिव पोर्शन ऑफ वुड, जबकि वो अंदर वाली साइड वाला जो इनएक्टिव पोर्शन है, ठीक है, वुड का वो वाला पोर्शन जो कि इनएक्टिव हो गया है, अब चूंकि ये इनएक्टिव हो गया, डेड हो गया है, तो ये अपना कंडक्शन का फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो इनर पोर्शन है ये। अब चूंकि ये अंदर वाला पोर्शन है, अब इसको प्लांट डेड पार्ट को बाहर तो निकाल के नहीं फेंक सकते। अब इसका इनको क्या फंक्शन, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये प्लांट्स को इसकी क्या फ़ायदा इसका होता है, ठीक है जी। सैपवुड फंक्शन क्या परफॉर्म कर रही है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। चूँकि सैपवुड जो है ये एक्टिव पोर्शन है, तो ये सैप को कंडक्ट करेगा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर। जबकि अगर हम बात करेंगे हार्डवुड की, तो फंक्शन एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स, तो ये चूँकि अंदर वाला पार्ट डेड हो चुका होता है, तो इसमें बहुत सारे केमिकल क्या होते हैं, जमा होते हैं, जिसमें रेजिन है, गम्स है, ऑयल्स है, टेनिन्स है, ठीक है। आपको पता है ऑयल डिफरेंट पर्पज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, रेजिन कॉस्मेटिक में, मेडिसिन के अंदर इनका यूज़ है, गम्स एडेसिव पर्पज़ में हमारी स्टेशनरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं।